गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं हमारे भारत 2 में अध्याय 5 प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। वैदिक शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र गुरु के घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। किसी एक विश्वविद्यालय के बारे में उसकी विशेषता का वर्णन करो। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित था। यहाँ धार्मिक साहित्य, अर्थशास्त्र व राजनीति से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए। प्राचीन भारत की कला विश्व विख्यात थी। कैसे? प्राचीन भारत में धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी की मोहरें, हाथी दांत पर नक्काशी व सजावटी सामान विश्व विख्यात थे। भारत से इन सभी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। हमारे आसपास के विद्यालय की शिक्षा पद्धति की जानकारी इकट्ठी करें। अब आजकल क्या है कि क्षेत्र विशेष के अधिकतर छात्र वहाँ के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कक्षा अनुसार समय सारणी बनाई गई है। अपने अपने विषय में माहिर अध्यापक छात्रों को शिक्षा देते हैं। पुरानी आपके अध्याय में जो लिखा गया है उनमें से बताना है कि किस समय कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा, न्यायशास्त्र वात्स्यायन ने लिखा। इसी तरह से पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और बाण भट्ट ने कादम्बरी। क्या प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने से पहले कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था? हाँ, कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, जैसे आजकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। और आरंभिक शिक्षा से पहले बालक की 3 दिन की परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद उपनयन संस्कार किया जाता था, अर्थात उसे गुरु के पास शिक्षा ग्रहण के लिए ले जाया जाता था। ज्ञात कीजिए कि प्राचीन काल की शिक्षा व वर्तमान समय की शिक्षा में क्या क्या अंतर हैं। प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्रों को अपना घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहना पड़ता था और वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान काल में पुस्तकों का प्रयोग होता है। स्कूल और कॉलेज उसी क्षेत्र में स्थित हैं जहां छात्र रहते हैं। विज्ञान और तकनीकी पर बल दिया जाता है। प्राचीन काल की कला के केंद्र मुख्यतः मंदिर हुआ करते थे, जहां मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत व गायन को बढ़ावा मिलता था। आजकल ऐसा नहीं है। हर कला के लिए विशिष्ट केंद्र बने हुए हैं, जहां पर विशेषज्ञ इन कलाओं की शिक्षा छात्रों को देते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी। केवल धनी परिवारों के बालकों को ही शिक्षा पाने का विशेषाधिकार था और कोई निर्धन बालक यदि उसमें विशेष प्रतिभा है तभी वह शिक्षा पा सकता था। कला के उन केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जहां पत्थर को तराशकर किसी विशेष कला का प्रदर्शन किया गया है। एलोरा, अजंता और मामल्लपुरम के मंदिरों में पत्थरों और चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। हम्पी शहर भी ऐसा ही एक उदाहरण है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। क्यों? गुप्त काल में ही महाकवि कालिदास हुए, जिन्होंने शाकुंतलम, ऋतुसंहार जैसे महाकाव्य लिखे। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आर्यभट्ट व वराहमिहिर जैसे विद्वान हुए। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा और वाघ की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। इन सभी में भित्ति चित्रकला का बहुत सुंदर प्रदर्शन है। खाली स्थान भरें। क वेद, ख कंठस्थ, ग सैन्य शिक्षा, घ भागलपुर और ग 10,000।
मिलान कीजिए। जैन साहित्य में अंगों व उपांगों की संख्या थी 10, वेद और पुराणों की संख्या 18। विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना हुई 780 से 810 ईस्वी तक। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 470 ईस्वी में। बौद्ध साहित्य में पिटकों की संख्या है 3। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ललित कला में शामिल कलाएं: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मृद भांड कला, मुद्रा कला, पाषाण कला, धातु कला, दंत कला, मृत्तिका कला, उत्कीर्ण कला, चित्रकला और काव्य संगीत। नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं बताइए। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ भाषा, व्याकरण, विज्ञान, गणित, दर्शन व राजनीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में महिलाओं को प्रमुखतः वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। उन्हें ललित कलाएं, संगीत, नृत्य व शास्त्र और शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी। प्राचीन काल के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। जैन धर्म में प्रकीर्ण ग्रंथ और पद्म पुराण। बौद्ध धर्म में दीपवंश व महावंश। वर्तमान समय में 2 प्रमुख विश्वविद्यालय जो हमारे क्षेत्र के हैं, पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, मृत्तिका। मृत्तिका कला आएगा यहाँ पर इसके साथ। दूसरे प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख, देवत्व। तीसरे में ख, पाकिस्तान में। चौथे में क, महाराष्ट्र में। पांचवें में वात्स्यायन, ये भाषा की जगह भाष्य। कला आर्थिक समृद्धि में सहायक है, कैसे? जब हम कला की बात करते हैं तो कई कलाकारों की पेंटिंग्स और मूर्तियां बहुत ऊंचे दामों पर बिकती हैं। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि आती है। और जब हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, जैसे अभी राम मंदिर बना, नई संसद भवन बनी, तो उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कला किसी भी देश, समाज के आर्थिक समृद्धि में सहायक है। वर्तमान समय की कुछ पुस्तकों के नाम: गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, गबन मुंशी प्रेमचंद, साकेत श्री मैथिली शरण गुप्त। स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण जो आज भी ज्यों के त्यों हैं: मामल्लपुरम के मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं और हम्पी। प्राचीन काल के 2 साहित्यकार बाणभट्ट जिन्होंने लिखा कादंबरी, चाणक्य इन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। वर्तमान समय के भारतीय जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है: मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुमित्रानंदन गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। भारत के विश्वविद्यालयों में तिब्बत, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज भी भारत में पढ़ने के लिए नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश व अफ्रीकी देशों से छात्र आते हैं। ये पहला चित्र चित्रकला का नमूना है। दूसरा दंत कला का, हाथी दांत के ऊपर नक्काशी की गई है। तीसरा मुद्रा कला, मिट्टी या धातु की मोहरें बनाकर उनके ऊपर नक्काशी की गई है। और ये मूर्ति कला है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।